नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग उत्कर्ष प्रकाशन का ये करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने हालांकि देखिए मार्किंग कर दिया है। ठीक है, हमारे पास ये जो भी है ये सब मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो इम्पोर्टेंट है देख लीजिए, जो लगता है कि एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे तो करंट अफेयर बहुत पढ़ने होते हैं, लेकिन हमारे पास मार्किंग करंट अफेयर है उत्कर्ष प्रकाशन का, और ये मंथली है। ठीक है, ये हमारे पास है अगस्त, सितंबर, जुलाई। ठीक, तो इन सब को हम आपके बीच लाए हैं। आप इसे पूरा देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम इसको अब स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, पहला है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। देखिए, इसमें है दो राज्य समाधान। ठीक है, दो राज्य समाधान, यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत फिलिस्तीन और इजराइल के दो राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यानी दो राज्य समाधान का हाल ही में पहल किसके बीच शुरू हुआ, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो भारत, फिलिस्तीन और इजराइल। ठीक, भारत, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दो राज्यों का समाधान के लिए ये क्या हुआ है, प्रतिबद्ध हुआ है। और इसकी प्रतिनिधि जो है रुचिरा कंबोज मेन है, जो उसी ने कहा है कि ये प्रतिबद्ध है किसको किसको लेकर, तो भारत, फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर। देखिए, रुचिरा कंबोज ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की, लेकिन यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सभी परिस्थितियों में सभी को समान करना चाहिए। वर्ष 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों तक सैन्य कार्रवाई और हिंसा का कारण बना। वर्ष 1991 में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मैड्रिड शांति सम्मेलन में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन पर सहमति बनी। ठीक है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच देखिए प्रश्न बना, इजराइल और किसके बीच टू स्टेट सॉल्यूशन का सहमति बना, तो ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टू स्टेट सॉल्यूशन का सहमति बना है। ठीक, प्रश्न बन गया। उसके बाद है संविधान पार्क, लेटेस्ट है, हाल ही में हुआ है। तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संविधान पार्क का महाराष्ट्र के पुणे में उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र के पुणे में। उसके बाद है पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिन्हा ने किया। तो संविधान पार्क का उद्घाटन किसने किया, तो अजय कुमार सिन्हा ने, और इसका कौन सा जगह, तो महाराष्ट्र के पुणे में। उसके बाद है सक्सकाम घाटी, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। देखिए, भारत सक्साम घाटी को अपना क्षेत्र मानता है, और उसने वर्ष 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान जो थे ये अपना सीमा समझते थे, लेकिन भारत ने कभी हालांकि इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक, तो सक्सगाम घाटी जो है ये कहाँ है, तो सियाचिन ग्लेशियर के आसपास पड़ता है। ठीक, सक्साम घाटी। ठीक है, काराकोरम ट्रैक्ट में निर्माण हुआ है इसका। उसके बाद है दिल्ली दुबई रूट, दिल्ली दुबई रूट एयरबस A350 से 900। ठीक, यानी 1 मई 2024 से एयर इंडिया ने बेस्ट दिल्ली दुबई मार्ग पर अपने बिल्कुल नए एयरबस A350 और 900 विमान का परिचालन शुरू किया था। दिल्ली दुबई मार्ग के लिए भारत के लिए देखिए कौन सा एयरबस शुरू किया गया था, A350 से 900। ठीक, इसके साथ ही एयर इंडिया भारत और दुबई के बीच A350 संचालित करने वाला एकमात्र वाहक बन गया है। उसके बाद है एयर इंडिया के A350 से 90 के विमान में कितने सीटें होंगे, तो इसमें 316 सीटों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, और जिसमें 28 जो होगा निजी बिजनेस, 24 जो होगा वो प्रीमियम इकोनॉमिक के रूप में रहेगा, और 264 जो होगा स्पेशल सिर्फ इकोनॉमिक रहेगा। AI, ठीक, AI राजनयिक विक्टोरिया सी। तो देखिए, यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए विश्व की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को पेश किया है। तो विक्टोरिया सी को किसने पेश किया है,
एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को पेश किसने किया? तो यूक्रेन ने किया है, याद रखिएगा, यूक्रेन ने विक्टोरिया सी को पेश किया है। एआई का विक्टोरिया सी यूक्रेन ने पेश किया है। एआई राजनयिक का लहजा और आवाज़ यूक्रेनी गायक और टीवी सेलिब्रिटी रोजाली नोम्ब्रे पर आधारित है। तो एआई राजनयिक का लहजा और आवाज़ किस पर आधारित है? तो यूक्रेनी गायिका और टीवी सेलिब्रिटी है रोजली नाम्ब्रे, इसी पर आधारित है। उसके बाद है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना प्रमाण। देखिए, ग्रीनलैंड से खोजी गई चट्टानों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना प्रमाण पाया गया है। क्या पाया गया है? पुराना प्रमाण। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें लगभग 3.7 अरब वर्ष पुरानी हैं। कितनी? 3.7 अरब वर्ष पुरानी है और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कम से कम 15 माइक्रो टेस्ला बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज। ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज कहाँ है? तो देखिए मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नर्मदा नदी पर प्रस्तावित क्रूज जो है वो ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज का यात्रा शुरू किया गया है। तो ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच ये नर्मदा नदी के तट पे है, नर्मदा नदी के तट पे, ठीक। इसको सवारी को लेकर ये 120 किलोमीटर के मार्ग पर योजना बनाई गई है, 120 किलोमीटर पर। तो प्रश्न पूछेगा ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज किस किस राज्यों के बीच का ये एक पहल है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच, ठीक। गुजरात के केवड़िया ये कहाँ पड़ता है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बगल में है, ठीक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बगल में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं वही हमें देखना है। सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना हुआ है। सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई को। तो 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन जिसे BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। और देखिए BRO की टैगलाइन क्या है इस बार 2024 में? BRO की टैगलाइन क्या है? तो इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। तो BRO की टैगलाइन क्या है? तो इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। उसके बाद देखिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है, ठीक। प्रश्न पूछेगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक रूप है इनमें से कौन? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्या है डिटेल देखते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहयोगी व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए श्रीलंका पवन ऊर्जा स्टेशन निर्माण अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो श्रीलंका में पवन ऊर्जा का स्टेशन कौन सी कंपनी करेगा? तो अडानी ग्रुप की कंपनी करेगा, ठीक है। तो श्रीलंकाई सरकार ने मनार और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के निर्माण के लिए भारतीय अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ साझेदारी की है, ठीक। तो किसने साझेदारी किया है? ये जो श्रीलंका में पवन ऊर्जा स्टेशन का निर्माण किया जाएगा ये अडानी ग्रीन एनर्जी की कंपनी होगी, अडानी ग्रुप की एनर्जी, ठीक। यह 20 साल का बिजली खरीद समझौता होगा। कितने साल के लिए? 20 साल का, ठीक। देखिए उसके बाद दिया है अडानी समूह श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह कोलंबो में $700 मिलियन की टर्मिनल परियोजना के निर्माण में शामिल है, ठीक है। $700 मिलियन की टर्मिनल परियोजना के निर्माण में शामिल है। उसके बाद है नेपाल ने एक नए 100 रुपये के नोट छापने की घोषणा की है, ठीक है। तो हाल ही में नेपाल ने 100 रुपये के नोट छापने की घोषणा की है जिसमें उसने कहा है कि एक नक्शा शामिल है। वो नक्शा कौन से क्षेत्र का है? तो भारतीय क्षेत्र का लिपू लेक, लिम्पुधुरा और कालापानी शामिल है। इस कदम का भारत ने विरोध किया है। क्यों किया है? चूँकि लिपू लेक और कालापानी और लिम्पियाधुरा को भारत ने नवंबर 2019 के मानचित्र में शामिल किया था। मई 2020 में नेपाल द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र जारी करने के बाद नई दिल्ली और काठमांडू के बीच तनाव पैदा हो गया जिसमें वही क्षेत्र शामिल थे। उसके बाद है 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती का निर्माण मतलब मिला है, ठीक है। 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती है उसको मिला है। अब देख लेते हैं ये प्रागैतिहासिक जो बस्ती है ये पूर्वोत्तर सर्बिया में मिला है
ठीक है। तो पूर्वोत्तर सर्बिया के बनत क्षेत्र में टैमिस नदी के पास मिला है ये, ठीक। और इसको बताया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये प्राग ऐतिहासिक बस्ती की है, उस जमाने की है, ठीक। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि 7,000 वर्ष पुराना है, ठीक है, जो उत्तर नवपाषाण काल से जुड़ा है। तो लेटेस्ट है कि पूछेगा कि हाल ही में किस देश में उत्तर नवपाषाण काल का एक बस्ती मिला है, तो आप बोलेंगे पूर्वोत्तर सर्बिया में। पूर्वोत्तर सर्बिया में जो पाषाण काल जो मिला है वो नवपाषाण काल है, ठीक है। नवपाषाण काल में कौन सा, तो उत्तर पाषाण काल, और ये 7,000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। ये वैज्ञानिकों ने बताया है कि विंको संस्कृति से संबंधित है, 5400 ईसा पूर्व से 4400 ईसा पूर्व के बीच है। उसके बाद देखिए, महिला हिंसा रोकने का पहला कानून यूरोप ने पारित किया है, यानी यूरोप में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, जुल्म, रेप वगैरह ये सब हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड यूरोप ने क्या किया है, कानून बनाया है। क्या है वो कानून? 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया, जिसमें जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। लेकिन बलात्कार की एक सामान्य परिभाषा तय करने में विफल रहा, उसने रोक नहीं लगाया, इसलिए उसने इस पर पहल किया और व्यापक कानून पर जोर दिया। तो व्यापक कानून का उद्देश्य है 27 देशों के समूह में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह और महिला जननांग विकृति से बचाना है। यह महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा को भी अपराध मानता है, जिसमें ऑनलाइन पीछा करना, घृणा या हिंसा के लिए उकसाना और अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करना शामिल है दोस्तों। तो बहुत अच्छा पहल है यूरोप का महिला उत्थान को देखते हुए। अगला टॉपिक है आपका शाहिद बेहोस्टी बंदरगाह। कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है, तो ये भारत में। शाहिद बेहेस्टी बंदरगाह कहाँ है, भारत में। देख लेते हैं डिटेल। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने चबहार बंदरगाह के लिए 10 साल का समझौता किया है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चबहार बंदरगाह किन दो देशों के बीच का समझौता है, तो भारत और ईरान के बीच, और ये कितने साल का, 10 साल का, ठीक। देखिए, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के गवाह बने। चाबहार में 2 मुख्य बंदरगाह हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेस्टी। कैंप डेविड समझौता, क्या है कैंप डेविड समझौता? देखिए, इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने इजरायल को एक कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर इजरायल ने राफा पर आक्रमण जारी रखा तो ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौते को रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि इजरायल ने कैंप डेविड समझौता पर जोर दिया है और इजरायल की कड़ी चेतावनी भी है, जिसमें कहा गया है कि इजरायल ने राफा पर आक्रमण किया तो इस डेविड समझौता को रद्द कर दिया जाएगा। तो हाल ही में डेविड समझौता को रद्द करने का पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इजरायल के द्वारा, ठीक। यहाँ से ये प्रश्न बनेंगे। 17 सितंबर 1978 को हस्ताक्षरित कैंप डेविड समझौता ने इजरायल और मिस्र के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। यही इंपॉर्टेंट है और कोई खास नहीं इसमें, ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय का बात है ये। सबसे ऊंची सुरंग कौन बन गया है, सेला सुरंग। सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग बन गया है। क्या है डिटेल? सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग तेजपुर से तवांग रोड पर 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तेजपुर से तवांग रोड पर 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण रणनीतिकी तवांग क्षेत्र में साल भर कनेक्टिविटी की गारंटी के लिए BRO इंडिया द्वारा किया गया है। इससे पहले 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का उद्घाटन किया था। तो याद रखिएगा, BRO इंडिया द्वारा किया गया है ये। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कौन बना है, तो भूटान ने विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का निर्माण किया है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स और भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन के बीच सहयोग के बदौलत
तो भूटान साम्राज्य ने थिम्पू में अपना पहला प्रतियोगिता स्विमिंग पूल खोला है। तो हाल ही में कौन सा देश ने अपना पहला प्रतियोगिता स्विमिंग पूल खोला है? तो भूटान ने। यहाँ से ये प्रश्न बनेंगे, यानी भूटान ने अपना पहला प्रतियोगिता स्विमिंग पूल खोला है। ठीक, यहाँ से एक प्रश्न बन रहे हैं। और यह पुल 8 लेन चौड़ा और 25 मीटर लंबा है। खैर ये नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल सबसे पहला बनने वाला अपने देश में भूटान ने जारी किया है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत। तो देखिए कहाँ के राष्ट्रपति हैं भाई? इब्राहिम राइसी कहीं के राष्ट्रपति थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है। डिटेल जानते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और उनके साथ आए अधिकारियों के एक समूह की उत्तर पश्चिमी ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। ठीक, 19 मई 2024 को राष्ट्रपति राइसी अजरबैजान की यात्रा के बाद ईरान से वापस जा रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर वो क्रैश हो गया और वो उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से प्रश्न एक ही बनेगा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो मौत हुआ है वो कहाँ के राष्ट्रपति थे और उनका क्या नाम था? तो इब्राहिम रईसी, और ये ईरान के राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए परिवर्तन निदेशालय। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक विशेष अदालत द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी बोलते हैं, किसी आरोप को गिरफ्तार करने का अधिकार खो देता है, यानी वो अधिकार नहीं कर सकता। ठीक, गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह निर्णय धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच चरण के दौरान हिरासत में नहीं लिए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के ईडी के अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है। ठीक, और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से भी संबंधित है। देख लीजिए, लेटेस्ट है, इसे पढ़ना और जरूरी है। उसके बाद है इस तरह की प्रथा भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदान किए गए स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसने स्पष्ट किया है कि ईडी यदि समन के बाद पेश होने वाले आरोपी की हिरासत चाहती है तो एजेंसी को विशेष अदालत की हिरासत की अनुमति लेनी होगी। मामले में कानूनी सवाल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश से उपजे हैं जिसमें राजस्व अधिकारी से जुड़े कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। ठीक, तो ये हरियाणा और पंजाब से संबंधित है। ठीक, प्रवर्तन निदेशालय का हाल ही में एक मैटर आया है, तो हरियाणा और पंजाब से संबंधित है, ये भी देख लीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ बना है? चिली। चिली कहाँ पड़ता है? तो चीन में ही पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला चिली में बना है। टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह अब विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है जो 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट ईशान। प्रोजेक्ट ईशान देख लीजिए, भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के उद्देश्य के लिए इनिशिएटिव इंडियन सिग्नल इकाई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत देश भर में विस्तृत अपने 4 उड़यन क्षेत्रों को एकीकृत इकाई में समेकित करने का प्रक्रिया शुरू किया है। तो ईशान का फुल फॉर्म क्या होता है? ईशान मतलब एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। ठीक, इसके तहत ईशान एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो ईशान प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और ये क्या है ईशान का फुल फॉर्म? तो इनिशिएटिव इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत देश भर में विस्तृत ये होगा। उसके बाद क्या है कि वर्तमान में भारतीय हवाई क्षेत्र को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चार ही मुख्य रूप से उड़ने वाला क्षेत्र ही है। ठीक है, जिसको विभाजित किया गया है। और गुवाहाटी में एक उप FIR प्रत्येक को अलग से प्रतिबंधित किया जाता है। तो ईशान के तहत इन्हें नागपुर में केंद्रित एक सतत हवाई क्षेत्र में समेकित किया जाएगा। तो ईशान प्रोजेक्ट के तहत जो नागपुर जो बनेगा वो क्या होगा? वो सबको कंबाइंड कर दिया जाएगा इसके साथ, मतलब मेन सेंटर होगा नागपुर ईशान प्रोजेक्ट के तहत। इंडिया स्किल्स 2024। 15 मई 2024 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में हुआ। तो पूछेगा 2024 का इंडिया स्किल्स का उद्घाटन कहाँ हुआ इस बार? तो नई दिल्ली में हुआ।
ठीक है। या इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ये प्रश्न बनेंगे यहीं से यही। उसके बाद है फिलिस्तीन राज्य को मान्यता। किसने किसने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिया है देख लेते हैं। 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकार ने घोषणा की है कि वे फिलिस्तीन राज्य के रूप में इसे मान्यता दे दिया। तो हाल ही में फिलिस्तीन को राज्य का मान्यता देने वाले कौन कौन राज्य हैं? नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड। याद रखिएगा, नॉर्वे और स्पेन, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड जो है उसने फिलिस्तीन को राज्य का मान्यता दिया है। ठीक। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो स्पेन बना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो ये बन गया है आपका स्पेन बना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य स्पेन बना है। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न, ये लेटेस्ट वर्जन है आपका कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल क्या है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनाकर क्या किया है? इतिहास रच दिया है। यह प्रशंसा भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII और ITC बोला जाता है, के तहत इसका उत्कृष्ट केंद्र से मिली है। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल को मान्यता दे दिया है और यह भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। तो भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर अभी इतिहास रचने वाला कौन बन गया है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, ठीक है, इसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता मिल गया है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मान्यता मिल गया है। उसके बाद है बहुसंख्य जनसंख्या में गिरावट। देखिए, बहुसंख्य जनसंख्या में गिरावट आई है भारत में। 1950 से 2015 तक तत्काल दक्षिण एशियाई देश जो म्यांमार था, 10% के बाद भारत ने बहुसंख्य आबादी में 7.82% के दूसरी सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। उसके बाद देखिए, PM पैनल ने कहा कि 1950 में हिंदू आबादी का हिस्सा 84.68% था। सॉरी। उसके बाद है कि यही कि जो अपना 1950 था, हिंदू आबादी उस समय 84.68% था, जो 2015 में घटकर 78.06% हो गया। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि 2015 में हिंदू आबादी घटकर कितना हो गया है? तो 78.06%। याद रखना है। उसके बाद है ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा क्या है? तो देखिए, 3.8 मिलियन से अधिक की बड़ी भारतीय आबादी वाली संयुक्त अरब अमीरात ने उन व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास की पेशकश करने वाले एक नए वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है, जो पर्यावरण, मतलब ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा 3.8 मिलियन से अधिक की बड़ी आबादी भारत के हैं। ठीक है। उसमें वीज़ा किसको किसको मिलेगा? जो पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं, स्थिरता प्रयास में महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे लोगों को ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा। ठीक है। तो 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का उद्देश्य क्या है? समझ लिए कि पर्यावरण से संबंधित जो मदद करता है, ठीक, स्थिरता प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वैसे लोगों को। उसके बाद देखिए, AI कृषि और AI भूमि, ये पहल किया गया है। क्या है? 26 मई 2024 को दूरदर्शन का DD किसान भारत के किसान के बीच एक नए रूप, एक नए अंदाज के साथ पेश किया गया। ठीक। दूरदर्शन का DD किसान, पहले दूरदर्शन पर ही हम लोग फिल्म देखते थे, जब TV का ज़माना था उस समय। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में दूरदर्शन देश का पहला सरकारी TV चैनल बना। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में दूरदर्शन यानी देश का पहला सरकारी TV चैनल कौन बना है? तो दूरदर्शन। किस रूप में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, जहां 2 AI एंकर रहेंगे, एक AI कृषि से संबंधित और एक AI भूमि से संबंधित। ये न्यूज एंकर एक कंप्यूटर है, समझ लीजिए। इसमें जो एंकर होंगे वो भी कंप्यूटर से उनको बनाया गया है, जो बिल्कुल इंसान की तरह ही दिखेंगे, या यूं कहें कि ये किसान की तरह ही काम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो एंकर होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत है,
वो मानव नहीं है लेकिन मानव की तरह यानी इंसान की तरह दिखेंगे, काम करेंगे। उसके बाद देखिए मेला महोत्सव प्रदर्शनी कहाँ कहाँ हुआ है 2024 में, उसको देख लेते हैं। उसके बाद है देखिए माता तीर्थ औंसी उत्सव। तो दोस्तों माता तीर्थ औंसी उत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, क्या है डिटेल देख लेते हैं। तो माता तीर्थ औंसी के अवसर पर दुनिया भर से नेपाली लोग अपने माताओं के चेहरे देखने के लिए आते हैं, यह मानते हुए कि वे उनके माध्यम से परमात्मा को देखते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके माँ को सुंदर वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन अर्पित करके आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है। तो बहुत अच्छा पहल है नेपाल में, जो कि साल में 365 दिन होते हैं और उस 365 दिन में से सिर्फ एक दिन माँ के लिए सुंदर वस्त्र स्वादिष्ट भोजन अर्पित करना उनका एक परंपरा है। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ के लिए कोई भी शब्द फीका पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा माँ जैसी शब्द, माँ जैसी एक शब्द के लिए। उसके बाद देखिए नेपाल के हर घर में अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के बावजूद लोग अपनी माँ को उपहार देते हैं। ठीक है, साड़ी देते हैं, सजाते हैं अपनी माँ को, चेहरे को देखते हैं। परमात्मा से जुड़े काठमांडू घाटी चंद्रगिरी नगर पालिका में माता तीर्थ मंदिर है। उसके बाद देखिए सागा दावा महोत्सव। सागा दावा महोत्सव क्या है? देखिए सिक्किम का, तो सबसे पहले प्रश्न यही बनेगा कि सागा दावा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में मनाया गया। याद रखिएगा, सागा दावा महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। सागा दावा महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। सिक्किम का सागा दावा त्यौहार प्रत्येक वर्ष उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। सिक्किम का सागा दावा त्यौहार प्रत्येक वर्ष उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। सागा दावा को सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार माना जाता है, जो बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। तो सागा दावा को सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार, ये भी एक प्रश्न बनेगा कि सागा दावा किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से इसको हम आकलन कर सकते हैं, बौद्ध धर्म के रूप में देख सकते हैं सागा दावा जो सिक्किम में है। ठीक, सिक्किम के लोग के द्वारा यह मनाया जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न है आर्थिक परिदृश्य से देख लेते हैं। आर्थिक परिदृश्य से क्या क्या प्रश्न बनने वाला है उसको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले है, इसमें बड़ा कर देते हैं, आपका पहला ट्रांसशिपमेंट हब विंजिम पोर्ट है। पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ बना है? तो देखिए ये केरल में बना है। याद रखिएगा, पहला ट्रांसशिपमेंट हब केरल में बनाया गया है। किस कंपनी के द्वारा? तो अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, अदानी समूह के विंझिम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने का केंद्र सरकार ने मंजूरी मिल गई है। उसके बाद देख लेते हैं अधिकृत आर्थिक संचालक AEO यानी रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि भारत सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है। ठीक है, याद रखना है ये। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में अपग्रेडेबल ATM, भारत में एक अपग्रेडेबल ATM बनाया गया है। ठीक है, वो क्या है? हितैची पेमेंट सर्विस ने, ठीक है, हितैची पेमेंट सर्विस ने भारत में अपग्रेडेबल ATM का निवारण किया है। तो हितैची पेमेंट सर्विस है, क्या नाम है? हिताची। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है नवरत्न कंपनी। तो नवरत्न कंपनी में हाल ही में इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो प्रश्न पूछेगा हाल ही में कौन सी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो इरेडा कंपनी को। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से फिर देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है जो नवरत्न बनने के लिए कंपनी को पहले मिनी रत्न स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, और नवरत्न कंपनी की स्थापना जो हुई है 23 अगस्त 1974 को हुआ है। उसके बाद देखिए सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को नवरत्न का दर्जा मिला है। सरकार ने 2034 में परिपक्व होने वाला एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पेश किया है। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने पेश किया है? तो RBI ने। ठीक है,
ये आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट बॉक्स किया है, जिसमें 8% ब्याज के दर पे आपको लोन मिलेगा। उसके बाद है विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल किसने बनाया है, किस कंपनी ने, तो बजाज कंपनी ने। याद रखिएगा, विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज कंपनी ने बनाया। क्या डिटेल है, 18 जून 2024 को राजीव बजाज की बजाज ऑटो ने सीएनजी मोटरसाइकिल लाइनअप लॉन्च करने की घोषणा की है, जो ग्लाइडर, मैराथन, ट्रेकर, फ्रीडम नाम और उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम जैसी अनूठी विशेषताओं के साथ लागत के प्रति जागरूक ग्राहकों को लक्षित करेगा। यानी द्विधन मोटरसाइकिलें हैं ये, जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चल सकती है। आपके पास पेट्रोल हो रहा खत्म हो जाता है उसमें, तो आप सीएनजी भरवा लिए, सीएनजी भरा खत्म तो पेट्रोल, दोनों पे चलेगा। और यह 150 सीसी की होगी और मीथेन पर आधारित होगी है मुख्य रूप से। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, इसमें क्या है, आईएसओ यानी 42001/2023 प्रमाणन। इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस वैश्विक अग्रणी। इन्फोसिस ने कहा है कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम ढांचे के लिए TUV इंडिया द्वारा आईएसओ इसको क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानक से प्रमाणित किया गया है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक से प्रमाणित किसको किया गया है, तो ISO 42001 याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन है, सेसम है। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन है, सेसम। क्या है, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो सेसम बन गया है, और अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी और पाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सेदार, यानी दोनों के सहयोग से ये सेसम को डेवलप किया गया है। उसके बाद है वित्त वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक निर्यात करने वाला भारत के साथ UAE बन गया है। ठीक है, UAE सर्वाधिक निर्यात इस बार भारत के साथ, भारत के लिए किसने किया है, तो UAE ने किया है। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट पेश किया गया है, और 2038 देशों के लिए इसमें 238 देशों का आकलन किया गया, जिसमें 115 देशों में भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, और वहीं देखें तो 124 देशों से आयात में गिरावट आई है। ठीक, तो इसमें बोला गया है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 35 अरब डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार था 2023-24 के अनुसार, जिसने इस बार 12.71% की वृद्धि दर्ज की। और अल्बानिया की बात करें तो ये रोमानिया, जिनमें चीन, USA, सऊदी अरब ये सब शामिल हैं। ठीक, तो संयुक्त अरब अमीरात ने ये 2023-24 की पेशकश किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात की बात किया है तो निर्यात आपका UAE के साथ हुआ, वित्त वर्ष 2023-24 की बता रहा है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है, तो चीन बन गया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, यानी आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार चीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है। ठीक, तो पहले यह 2023-24 में अमेरिका था, अब 24-25 के लिए चीन हो गया है। उसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान कितना लगाया गया है, 6.9% लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान। तो संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 6.9% बढ़ने का अनुमान है। यानी संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 6.9% बढ़ने का अनुमान है। यही जनवरी में लगाए गए 6.2% के पहले अनुमान से अधिक है, और 2025 के लिए देखिए एक रिपोर्ट में 6.6% की वृद्धि का भविष्यवाणी किया गया है। ठीक है, और वही हम संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में देखें तो 2023 में 5.6% से 2024 में 4.5% तक की मंदी का उल्लेख किया गया है। अब इधर का पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है 13 मई को। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और भाजपा का नेता थे। इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुआ था। प्रश्न आपसे यही बनेगा कि सुशील कुमार मोदी ने अपना अंतिम सांस कहाँ लिया, तो नई दिल्ली,
ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले जेपी आंदोलन के उपज मोदी लंबे समय तक बिहार के राजनीति के एक कदावर नेता रहे, यानी सुशील कुमार मोदी। तो ये प्रश्न पूछेगा कि सुशील कुमार मोदी का किससे संबंध था, किस किस, तो स्वतंत्रता सेनानी में भी इनका सहयोग था, ठीक है, और समाजवादी नेता के रूप जो थे जयप्रकाश नारायण उनके साथ भी। तो प्रश्न ये पूछेगा कि समाजवादी पार्टी के साथ किनका संबंध था, तो सुशील कुमार मोदी का समाजवादी के साथ भी इनका संबंध था, ठीक। और 2005 में पहली बार ये उप मुख्यमंत्री बने। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सुशील कुमार मोदी पहली बार उप मुख्यमंत्री कब बने, तो 2005 में। उसके बाद देखते हैं रिचर्ड रिक्सलेमैन। देखिए रिचर्ड रिक्सलेमैन व्यक्ति कौन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं करंट अफेयर के लिए। अमेरिकी राज्य में मैसाचुसेट्स में सुअर की किडनी वाले 62 साल के रिचर्ड रिक्सलेमैन की मौत हो गई। कहने का मतलब है कि ये जो व्यक्ति हैं रिचर्ड रिक्सलेमैन, इनके शरीर में सुअर की किडनी लगाई गई थी, जिसके बदौलत ये 2 सालों तक जिंदा थे और ठीक से काम भी कर सकता है, ऐसा बताया गया। एलिस मुनरो कौन है, तो देखिए कनाडाई लेखिका और नोबेल पुरस्कार विजेता है एलिस मुनरो। 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में इनके घर पर इनका निधन हो गया और मुनरो को 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है एलिस मुनरो को। कर्नल वैभव अनिल काले, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कर्नल वैभव अनिल काले 13 मई 2024 को पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सेवानिवृत्ति वैभव अनिल काले की गाजा में उनके वाहन पर हमले के बाद मौत हो गई। तो लेटेस्ट है, गाजा में जो युद्ध हो रहा है, गाजा में जो हमला हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन से भारतीय कर्नल की मृत्यु हो गई घटना में, तो कर्नल वैभव अनिल काले, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम बता रहे हैं। एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु समझौता हुआ है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय लावड गांधीनगर गुजरात और स्टारबस्ट फ्रांस ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो फ्रांस ने किसके किसके साथ ये यूनिवर्सिटी है समझौता किया है, तो लावड है, गांधीनगर है गुजरात और स्टारबस्ट के साथ ये हस्ताक्षर किया है एरोस्पेस को नवाचार को बढ़ाने के लिए। उसके बाद है कामिकेज ड्रोन। देखिए ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रूस के लेसेंट ड्रोन जैसा दिखने वाला एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया है, ठीक है। कामिकेज का अर्थ आत्महत्या होता है, यानी ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रूस के लेसेंट ड्रोन जैसा दिखने वाला एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया। तो कामिकेज ड्रोन किसने पेश किया है, तो ईरान ने पेश किया, याद रखिएगा। कामिकेज ड्रोन ईरान ने पेश किया है, इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड देखिए, तो ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। किसने बताया है, तो ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया, एक कंपनी है, उसने बताया है कि कोरोना वैक्सीन जो उसने कोविशील्ड पेश किया है वो दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। वैक्सीन निर्माता ने अदालती दस्तावेज में कहा कि कोविशील्ड से रक्त के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट कम हो सकते हैं। महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और देश में व्यापक रूप से प्रसारित भी किया गया था। एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन में इस दावे को लेकर वर्ग कार्रवाई मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है कि उसके टीके के कारण कई मामलों में मौत हुई और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई। देखिए तो यहाँ कहने का मतलब है जो अभी हाल फिलहाल में टीके ले रहे हैं, आपने अभी टीके लिया ये, ठीक है, और आपको दिक्कत होने लगा तो उसी समय होगा। हालांकि जिसने लगवा लिया है 2-4 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए, उनको कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी,
देखिए, चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए निर्मित पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी को वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए निर्मित पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी को वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। तो प्रश्न यही बनेगा कि एक निर्मित यानी मानव निर्मित है हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी बनाया गया है, ये चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए बनाया गया है, पाकिस्तान के लिए निर्मित पहल है। ठीक है, तो यह श्रेणी की 8 पनडुब्बियों में से पहल थी, जिसे पाकिस्तानी नौसेना वर्ष 2028 तक अपने बेड़े में शामिल करेगा। तो पाकिस्तान चीन की सहायता से पाकिस्तान ने इसे बनाया है पनडुब्बी, पहली पनडुब्बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हैंगर क्लास में, चलिए यही है, नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण इम्पोर्टेंट है। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने राज पशु नीलगिरी ताहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण किया है। तमिलनाडु सरकार ने राज पशु नीलगिरी ताहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण किया है। तो याद रखिएगा, नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण तमिलनाडु ने शुरू किया है, यही प्रश्न बनेंगे। उसके बाद है चंद्र मिशन चांग-ई 6, चीन के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चीन ने हैनान प्रांत में लॉन्ग मार्च 5Y8 वाहक रॉकेट से वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से चंद्रमा पर अपना नया मिशन चांग-ई 6 लूनर भेजा है। मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा के अदृश्य भाग से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करना। पाकिस्तान चीन के चांग-ई 6 प्रोबर पर अपना पहला लूनर मिशन ICUB-Q लॉन्च किया। तो याद रखिएगा, चांग-सी के प्रोबर पर लूनर मिशन किसका है? लूनर मिशन तो पाकिस्तान का है। मून मिशन पाकिस्तान का ही है। विश्व का सबसे गहरा ब्लू व्हेल कहाँ पाया गया? तो मैक्सिको में, याद रखिएगा। शोधकर्ताओं ने मैक्सिको की चितमूल खाड़ी में स्थित विश्व के सबसे गहरे ब्लू व्हेल को खोजा है। तो विश्व का सबसे गहरा ब्लू व्हेल कहाँ खोजा गया? तो मैक्सिको में, जिसका नाम ब्लू व्हेल TGBH रखा गया है। ठीक है, शुरुआत में इसे दूसरा सबसे गहरा माना जाता था, लेकिन हाल में पापों ने अभी समुद्र तल से 1380 फीट यानी 420 मीटर से अधिक गहराई पर दर्ज किया है। उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है रैंपजे मिसाइल, इंपॉर्टेंट है। देखिए, रैंपजे मिसाइल क्या है? तो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह में मार करने वाली रैंपजे मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल किया है। ठीक, तो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह में मार करने वाली रैंपजे मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल किया है। उसके बाद भारतीय वायुसेना के भीतर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में जानी जाने वाली मिसाइल 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्रदान करती है। तो ये जो रैंपजे मिसाइल है 250 किलोमीटर तक कहाँ मार करेगा? हवा से सतह तक। ठीक, उसके बाद स्मार्ट प्रणाली देखिए क्या है। 1 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछे गए ही स्मार्ट जो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो उड़ीसा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया है, परीक्षण कर लिया गया है। ठीक, उसके बाद है स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B क्या है? तो ये देखिए, स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है, कर्नाटक में इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिक फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने FWD और 200B मानव रहित विमान का अनावरण किया है। इसमें और प्रश्न पूछेगा, यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। तो यही प्रश्न पूछेगा, भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान कौन है इसमें से? तो FWD-200B। ठीक, 25 करोड़ के लागत से बनाया गया है। उसके बाद देखिए, विमान वाहक पोत फुजियान है। तो विमान वाहक पोत कौन है? तो फुजियान है, और ये चीन का है। फुजियान चीन का है, नाम से ही मालूम चल रहा है। ठीक, तो चीन का फुजियान तीसरे विमान वाहक पोत
अपना पहला परीक्षण शुरू कर दिया है, जो अमेरिका को चुनौती देने के लिए देश के नौसैनिक विस्तार का संकेत है। उसके बाद है कि नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लॉट जारी हुआ। क्या है ये? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 वेरिएंट का एक नया परिवार फ्लॉट तेजी से फैल रहा है। तो प्रश्न पूछेगा, फ्लॉट जो कोविड-19 जैसा है, इसका एक वेरिएंट मिला है, कौन से देश में फैल रहा है? तो अमेरिका में फैल रहा है। और नए कोविड-19 वेरिएंट का यह समूह ओमिक्रॉन जेन यानी जेन 1 वंश का है। तो ये पूछेगा कि ओमिक्रॉन जेन 1, ये फ्लड जो है वो जेन 1 वंश का है। और अमेरिका में 2 फ्लड वेरिएंट की पहचान की गई है, KP2 और KP1.1। ठीक, तो फ्लड 2 के तहत 2 वेरिएंट की पहचान की गई है, KP2 और एक KP1.1। उसके बाद है कि सादा टार्डिग्रेड की नई प्रजाति कौन है? देखिए, समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति बैटिलिप्स चंद्रयानी है। प्रश्न पूछेगा, समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति कौन मिला है इसमें, इस बार कौन मिला है? तो बैटिलिप्स चंद्रयानी। ठीक है, तो ये देखिए कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। तो कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर बैटिलिप्स चंद्रयान रखा है। तो चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किसने बैटिलिप्स चंद्रयान रखा है? तो ये कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए, भारतीय वायुसेना को अपने पुराने एयरो 748 बेरों को बदलने के लिए 556 एयरबस C295 विमान में से दूसरा स्पेन के सेविले में प्राप्त हुआ। ठीक है, अपने पुराने एयरो जो है 748 बेरों को बदलने के लिए कितने? 556 एयरबस, जिसका 295 विमान में से दूसरा स्पेन के सेविल में प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या बनेंगे? ये बनेंगे, नया खोजा गया ग्रह 55 कैनक्री ई, नया खोजा गया ग्रह 55 कैनक्री ई है। तो प्रश्न पूछेगा कि नया खोजा ग्रह कौन है? तो 55 कैनक्री ई है, यानी खगोलविद जो खगोल वैज्ञानिक है, हमारे सौर मंडल से परे वायुमंडल वाले चट्टान ग्रहों की खोज की है। इसमें 55 कैनक्री ई या जॉनसन बोल सकते हैं। 55 कैनक्री ई या जॉनसन नामक ग्रह पृथ्वी से लगभग 8.8 गुना अधिक विशाल है, ऐसा बताया गया। उसके बाद है लिक्विड रॉकेट इंजन PS4 को लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसको बोलते हैं, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी AM के तहत 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके निर्मित तरल रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और ये तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया। तो लिक्विड रॉकेट इंजन PS4 का परीक्षण कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया गया है। ठीक है, लिक्विड रॉकेट इंजन PS4 है, जिसका परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया गया है। उसके बाद दावा खोज AI मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कौन सा है? वो अल्फाफोल्ड है। क्या है? तो गूगल डीप माइंड ने अपने अल्फाफोल्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल से इसको बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दवा खोज AI मॉडल अल्फाफोल्ड किसने निर्माण किया है? तो गूगल डीप माइंड। ठीक, उसके बाद चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाया गया है, नासा ने बनाया है। ठीक है, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट नासा ने ये प्रणाली तैयार करने का योजना बनाया है। यानी नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी पहली महत्वाकांक्षी योजना का निवारण किया है, जिसे फ्लोट ट्रैक पर लचीला लेविटेशन के रूप में जाना जाएगा, यानी जिसे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। कैलिफोर्निया में नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया है। और जो फ्लोट है वो हाई स्पीड रेलवे सिस्टम में उपयोग की जाने वाली चुंबकीय उत्तोलन तकनीकी के समान उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट है और नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के तहत इसको निर्माण किया है। ठीक, तो चंद्रमा पर पहला फ्लोट
चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट नासा ने तैयार करने का योजना बना लिया है। उसके बाद देखिए, हाँ इसको तैयार भी कर लिया है नासा ने। उसके बाद आपका है स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का निर्माण किया गया है। तो स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का निर्माण किया गया। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूबा का परीक्षण किया है। तो ये स्वदेशी मोबाइल अस्पताल जो है भीष्म है, क्यूबा का परीक्षण किया गया है और ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। क्यूबा प्रोजेक्ट भीष्म सहयोगी हित और मैत्री के लिए भारतीय स्वास्थ्य पहल नामक पर जोड़ दिया गया है। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा है। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन है? तो बुलावा है। रूसी सेना ने अपनी पनडुब्बी प्रक्षेपित बुलावा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। रूसी सेना ने अपनी पनडुब्बी प्रक्षेपित बुलावा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। मिसाइल के मुख्य डिजाइनर यूरी सोलोमोनोव हैं। बुलावा को 1990 के दशक में शुरू हुए एक कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था और इसे रूस की बोरोई श्रेणी की पनडुब्बियों में पर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद है कि भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा है। भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा है, यानी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने देश का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पेश किया है। यानी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने देश का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पेश किया है। ठीक है, तो भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा है, ये टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने देश का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस को पेश किया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व का पहला 6G डिवाइस किसने जारी किया है? तो जापान ने। विश्व का पहला 6G डिवाइस किसने जारी किया है? तो जापान ने। एक जापानी कंसोर्टियम ने हाल ही में दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है। ठीक है, तो 6G डिवाइस किसने पेश किया? तो जापान ने पेश किया है। ये 6 गीगाबाइट प्रति सेकेंड पर डेटा संचारित कर सकता है और 300 फीट से दूरी तक तय कर सकता है। यह डिवाइस मौजूदा 5G तकनीकी से 20 गुना तेज़ है। समझ लीजिए, 5G अभी हम लोग चला रहे हैं, ये उससे 20 गुना तेज़ है। 6G 5G की तुलना में अधिक उच्च आवृत्ति बैंड का उपयोग करता है, यानी इसमें आवृत्ति जो होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, जिससे हमें बीमारियां होने की ज़्यादा होगा। चंद्रयान 2 एवं आदित्य एल। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आदित्य L1 और चंद्रयान 2 मिशनों के माध्यम से 2 दशकों में सबसे शक्तिशाली और तूफान की जानकारी प्रदान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एयर 13664 नामक सक्रिय सन स्पॉट से उत्पन्न होने वाले इस सौर तूफान ने पृथ्वी पर निर्देशित तीव्र एक्स क्लास फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन की एक श्रृंखला को जन्म दिया। यहाँ से जो प्रश्न होने की संभावना है वो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसने पेश किया है? तो चंद्रयान 2 और आदित्य एल, ये इसरो ने, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ ही मिलाकर इसे शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक, तो एयर 13664 ये सक्रिय सनस्पॉट से इसको उत्पन्न होने वाली सौर तूफान ने पृथ्वी पर निर्देशित करेगा। उसके बाद जो प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे हम। तीसरा, सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेवादा में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है। तीसरा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। कहाँ किया है? नेवादा में। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के तहत तीसरा प्रयोग
देश के परमाणु हथियारों के संबंध में आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए किया गया। उसके बाद है माउंट ईबू ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट है। देखिए माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ये मिला हुआ, ठीक है। 18 मई 2024 को पूर्वी इंडोनेशिया के हलमोहरा, इंडोनेशिया में एक जगह है हलमोहरा द्वीप, वहीं पर ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जो 2.5 मील ऊंची इसकी ऊंचाई थी। तो माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो संभावना है बनने की, इधर का देख लेते हैं। देखिए AK-203 असॉल्ट राइफल, AK-203 असॉल्ट राइफल क्या है? तो रूस के साथ हुए सौदे के बाद भारतीय सेना को रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल मिलानी शुरू हो गई है। यानी उत्तर प्रदेश के कोरवा में स्थापित भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा अब तक 27,000 राइफलें सेना को सौंपी जा चुकी हैं। तो ये AK-203 असॉल्ट राइफल जो है ये रूस के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। प्रश्न पूछेगा AK-203 असॉल्ट किससे संबंधित है? तो रूस से संबंधित है, और इसी का ये राइफल भारतीय सेना में 27,000 अभी तक सौंपी जा चुकी है। उसके बाद NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण किया गया है। तो देखिए 21 मई 2024 को बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कहा कि उसने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह प्लेटफॉर्म पर अपनी अत्याधुनिक सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कौन है ये? हैप्स है। देखिए 3 गो है, NAL, हैप्स और SAR, ये तीनों तकनीक है, और इसी के सहायता से ये परीक्षण उसने इस परीक्षण पे सफलता पाई है। मंगल ग्रह पर 2 माह पहुंचने के लिए संपादित प्लाज्मा रॉकेट। देखिए मंगल ग्रह पर 2 माह में पहुंचने वाले संपादित प्लाज्मा रॉकेट का निर्माण किया जा रहा है। यानी नासा द्वारा समर्पित हार्वे इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित संपादित प्लाज्मा रॉकेट एक प्रणोदन प्रणाली है जिसे पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच यात्रा केवल 2 महीनों में किया जा सकता है। यानी मंगल और पृथ्वी के बीच की यात्रा जो है वो 2 महीने में किया जा सकता है, और ये नासा द्वारा निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। नासा द्वारा निर्माण किया जा रहा है कि आप पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हैं, सिर्फ 2 महीने लगेंगे आपको। उसके बाद यही मॉडल GPT-40, देखिए ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने GPT-40 नाम से अपना नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल OpenAI ने GPT-40 नामक से विकसित किया है, ठीक। GPT-40 ओ का अर्थ है ओमानी। उसके बाद देखते हैं स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा किसने शुरू किया है? इंडोनेशिया। स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। एलन मास्क ने विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह राष्ट्र इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू किया है। मस्क ने बाली की प्रांतीय राजधानी देनपसार में इंडोनेशियाई स्वास्थ्य मंत्री बुद्धि गुनादी सादिकीन के साथ स्टारलिंक सेवा का शुभारंभ किया है। तो प्रश्न नहीं बनेगा स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा किसने शुरू किया है? तो इंडोनेशिया ने। कोई खास यहाँ से नहीं बनेगा प्रश्न। मलेरिया वैक्सीन R21/मैट्रिक्स-M 20 मई 2024 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के 7-8 देशों में R21/मैट्रिक्स-M मलेरिया यानी वैक्सीन के पहले सेट की शिपमेंट के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। तो मलेरिया वैक्सीन R21 ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, ठीक। मलेरिया वैक्सीन R21 याद रखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट विजय क्या है? तो लद्दाख में कारगिल में सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट विजय ने स्वदेशी रिजुपे सड़क निर्माण तकनीकी का सफलतापूर्वक क्या क्या परीक्षण कर लिया, उपयोग कर लिया है। तो देखिए प्रोजेक्ट विजय जो है ये लद्दाख में हुआ, और कारगिल में सीमा सड़क संगठन जो है उसके प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? विजयक है, ठीक है। तो विजयक प्रोजेक्ट कारगिल में पेश किया गया,
ठीक, कारगिल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। उसके बाद है चाइनीज पोंड हिरन पक्षी। तो हिरन पक्षी ये अब चूंकि हिरन पक्षी जो है वो चाइनीज है और भारत में भी इसे देखा गया, तो भारत के किस राज्य में देखा गया? तो उत्तराखंड में देखा गया है। तो चाइनीज पक्षी जो है वो हिरन पक्षी है। चाइनीज पोंड हिरन पक्षी, चाइनीज पोंड हिरन पक्षी चाइनीज में ही, चाइना में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी देखा गया है। हालांकि उत्तराखंड के अलावा ये राजस्थान और भूटान में भी इसको देखा जा चुका है पहले। उसके बाद देखिए एआई सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप EGTX, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप ने एक विकसित किया है जिसका नाम है EZTX। यानी भारत में अग्रणी कर अनुपालन पोर्टल EZTX ने करदाताओं के लिए जो ऋण लेते हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन बनाया है EZTX। उसके बाद है भविष्य पोर्टल। केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एक पोर्टल भविष्य शुरू किया है। तो पोर्टल भविष्य भारत सरकार ने किसके साथ शुरू किया? तो बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल भविष्य शुरू किया है भारत सरकार से मिलकर, याद रखिएगा। तो पोर्टल भविष्य भारत सरकार और बैंक ऑफ इंडिया का एक समझौता है। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट हनुमान है, याद रखिएगा। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट हनुमान, याद रखेंगे, कई लोग हनुमान के भक्त होते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य, हनुमान वाले ब्रह्मचर्य ही होते हैं ना। तो भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट हनुमान है और उसके तहत क्या किया गया है? ये लॉन्च किया गया है। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ही लॉन्च किया गया है। ठीक, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में उत्कर्ष का ही प्रकाशन उत्कर्ष का हम किताब ख़त्म कर देंगे बारी बारी से। ठीक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के 4-5 महीने वाले मैगजीन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4-5 महीने वाले करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, देखते रहें स्टैंड BPSC।